देखो लास्ट क्लास में हमने किसी गोलीय रूप में जो कोई भी आपके पास पृष्ठ है उसमें आपने एक समान रूप से क्या किया, आवेश का वितरण किया है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपको आवेश वितरण के दौरान जो कार्य किया गया है या उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसके लिए हमने क्या किया था, डेरिवेशन करने की कोशिश की, जिसमें आधे तक हमने किया था। जिसमें एक तो आपके dqx की वैल्यू जो निकली थी वो क्या थी, 4 पाई एक्स स्क्वायर रॉ dx आई थी, और qx की वैल्यू जो थी वो क्या थी आपके, रॉ इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू डी, ये थी। क्योंकि आपने जो गोला लिया था अंदर की तरफ, इसके अंदर इस गोले की रेडियस कितनी थी, x, इसके बाहर वाली मोटाई कितनी थी, ये dx। अगर आप ओनली फॉर ओनली इस गोले के अंदर जो आवेश वितरण किया गया है उसकी एनर्जी ज्ञात कर लो, तो उस कंडीशन में आप लिमिट क्या लगा सकते हो, 0 से लेके r रेडियस तक की लिमिट लगा के क्या कर सकते हो, इसके अंदर आवेश वितरण के दौरान किए गए कार्य या ऊर्जा का मान क्या कर सकते हो, आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये दो इक्वेशन निकालने के बाद में लास्ट में हमने पोटेंशियल का भी मान लिखा था, जो कि qx आवेश के कारण क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन क्या था आपके x, क्योंकि डिस्टेंस अब यहां पर कौन सी होगी, छोटे वाले गोले के लिए x बिंदु के ऊपर आपको x दूरी के ऊपर उसकी परिधि के ऊपर जो आवेश है या फिर इसके अंदर जो आवेश है उसके कारण उस बिंदु के ऊपर इसके अंदर या फिर इस गोले के अंदर टोटली आपके पास में आवेश के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x। ठीक है, अब देखो यहां तक आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया, qx आवेश निकाल लिया था, dqx आवेश निकाल दिया था, मतलब मोटी परत के अंदर इसकी मोटाई के अंदर निकाल लिया, इसके खुद के अंदर टोटल आवेश क्या होगा एक्स रेडियस के अंदर वो निकाल लिया, साथ ही साथ में इस एक्स रेडियस वाले गोले के कारण गोले के अंदर जो आवेश का वितरण किया गया है उस आवेश वितरण के कारण पोटेंशियल क्या होगा वो भी देख लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे गोले के अंदर जो हमने आवेश का वितरण किया है उस आवेश वितरण के दौरान किए गए कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले छोटे वाले गोले के अंदर या फिर आप ये कह सकते हो ये जो dx मोटाई वाला गोला है इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले आवेश का वितरण किया है उस दौरान कितना कार्य किया है वो इक्वेशन निकालेंगे। जब एक dx के लिए निकालेंगे, ये एक चक्ति के भांति है, तो उस कंडीशन में आपको मालूम है 0 से लेके r रेडियस तक की चक्तियों से ही मिलकर क्या बना हुआ होता है, एक गोला बना हुआ होता है। तो जब हम ओनली फॉर dx मोटाई वाले के लिए ज्ञात कर लेंगे तो फिर इसमें लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे, 0 से r तक, जैसे आप निकालते थे जड़त्व आघूर्ण वगैरह निकालते थे, वही वाला सेम का सेम प्रोसेस है, बस वहां पे जड़त्व आघूर्ण के लिए लिमिट लगती थी, पर अब यहाँ पे किसके लिए निकलेगी, लगेगी लिमिट एनर्जी के लिए लगेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आगे की तरफ dx मोटाई की परत में आवेश dqx देने या वितरित करने में किया गया कार्य में किया गया कार्य, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्य एक रूप से क्या है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, dw बराबर du बराबर v टू dqx। ठीक है, अब आपके पास में v का मान भी पड़ा है, dqx का भी मान पड़ा है, वो इसके अंदर रखेंगे तो du बराबर क्या आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x इंटू dqx। अब देखो dqx की वैल्यू x बराबर क्या था, 4 पाई रॉ 4 पाई एक्स स्क्वायर dx वैल्यू थी इसकी। ठीक है, वो वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो du बराबर क्या आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x
इंटू डी क्यू एक्स का मान क्या आ जाएगा आपके रॉ इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यू एक्स का मान क्यू एक्स बराबर क्या था आपके 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रॉ, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू भी इसमें रख देंगे तो डी यू बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 1/x डॉट रॉ डॉट 4/3 पाई एक्स क्यूब डॉट रॉ क्रॉस 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक एक्स से एक एक्स गया तो इक्वेशन क्या आएगी डी यू बराबर रॉ का स्क्वायर, ठीक है, डॉट 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है, डॉट एक्स की पावर 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके 4 इंटू 3 12 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 3 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आर क्या आ जाएगा। ये आपकी एनर्जी किसके लिए निकली है, ये एनर्जी जो है ये आपके ये जो स्मॉल रेडियस का या फिर आप कह सकते हो स्मॉल विड्थ का जो ये आपके पास में शक्ति है या रिंग जो है उसके अंदर जो आपने आवेश का वितरण किया है डीक्यू आवेश का क्यू एक्स आवेश का, उसके वितरण के दौरान जो आपके द्वारा एनर्जी खर्च की गई या आपके द्वारा जो कार्य खर्च किया गया उसका मान क्या है इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब देखो ये तो इसके लिए है, लेकिन आपको निकालना क्या है पूरा पॉइंट जीरो से लेके मतलब आपको पूरे गोले आर रेडियस के गोले के अंदर जो ऊर्जा का वितरण किया उसके लिए याद करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन का जीरो से लेके आर रेडियस तक क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा। अतः आर त्रिज्या के गोले को आवेशित करने आर त्रिज्या के गोले को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य U बराबर या W बराबर क्या हो जाएगा 0 टू R du। अब इसके अंदर इस du का मान रख दो, ठीक है, तो U बराबर क्या आ जाएगा 0 टू R रॉ स्क्वायर डॉट 4 पाई स्क्वायर अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट एक्स की पावर 4 इंटू dx। सारी की सारी वैल्यू ये पूरी की पूरी क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, तो u बराबर क्या होगा आपके रॉ स्क्वायर डॉट 4 पाई स्क्वायर अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू r एक्स की पावर 4 इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4 का क्या होगा x की पावर 5 अपॉन 5, तो u बराबर क्या आ जाएगा रॉ स्क्वायर डॉट 4 पाई स्क्वायर अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर 5 अपॉन 5 कहां से 0 टू r, ठीक है। अब देखो इक्वेशन u बराबर रॉ स्क्वायर डॉट 4 पाई स्क्वायर अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 5 अपॉन 5। अब देखो पूरा का पूरा गोला था उसमें हमने कितना आवेश वितरित किया था q आवेश वितरित किया, और q आवेश वितरण कैसी आकृति 3 डायमेंशनल गोला क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है, और 3 डायमेंशन के अंदर जो आवेश घनत्व यूज होता है वो कौन सा आवेश घनत्व यूज होता है आयतन आवेश घनत्व यूज होता है। तो आपको मालूम होगा कि अगर गोले के अंदर हमने q आवेश वितरित किया है तो और वो भी एक समान रूप से वितरित किया है तो इस गोले के लिए आयतन आवेश घनत्व का क्या सूत्र होगा रॉ बराबर q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। उस रॉ के मान को इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, इस रॉ के मान को जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा आपके q अपॉन 4/3 पाई
आर क्यूब का होल स्क्वायर डॉट 4 पाई स्क्वायर अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर की पावर 5/5। ठीक है, अब देखो इस 4 पाई के स्क्वायर से ये 4 पाई का स्क्वायर गया, ठीक है, और u बराबर ऊपर क्या आ जाएगा आपके 3 का स्क्वायर 9 q अपॉन r की पावर 6 डॉट 1 अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 5 अपॉन 5, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार कटेगा 9 से, सॉरी 9 3 से 3 बार, ये 4 बार। ठीक है, तो u बराबर क्या आ गया 3/5 को बाहर ले लो अंदर की तरफ 1, और ये r6 से ये r5 जाएगा तो नीचे एक r बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। मतलब आपको द्वारा किसी एक गोले के अंदर एक समान रूप से ऊर्जा को वितरण, अगर आप एक समान रूप से आवेश का वितरण करते हो तो किया गया कार्य जो होगा u बराबर क्या आएगा आपकी 3/5 kq अपॉन r बराबर आएगा, सॉरी kq स्क्वायर, जहां k का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ये होती है k की वैल्यू। अदरवाइज आप क्या करो 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रख के करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ये ऊर्जा जो है ये किसी गोले में q आवेश के एक समान रूप से किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं बोल सकता कि आप सीधा ये पूछ रहे कि किसी एक समान रूप से वितरित, जैसे टॉपिक के ऊपर लिखा था ना हमने एक समान रूप से आवेशित गोले की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो कभी कभार तो ये लिखा हुआ आ जाता है, पर कभी कभार कैसे लिखा हुआ आएगा, इस तरीके से लिखा आएगा कि किसी भी गोले में q आवेश को एक समान रूप से वितरित करने के दौरान किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन पूछने के तरीके इसमें अब क्या हो गए, दो हो गए, एक तो एक समान रूप से आवेशित गोले की ऊर्जा को ज्ञात कीजिए और एक समान रूप से आवेश वितरण में किए गए कार्य को ज्ञात कीजिए। दोनों में ही क्या है, एनर्जी है, और दोनों ही एनर्जी किसके बराबर होती है, इस 3/5 kq स्क्वायर अपॉन r के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नीचे आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी के ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस कितनी होती है, अब उसको हमको ज्ञात करना है। देखो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हो, गोलाकार आकृति के रूप में मान सकते हो। जब आप एक गोलाकार आकृति के रूप में मान सकते हो तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक गोलाकार आकृति के रूप में है, तो उसमें जो ऋणात्मक आवेश है उसका वितरण उसमें क्या होगा, एक समान रूप से होगा। तो उस कंडीशन में आप इस एनर्जी वाले फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की रेडियस को भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कुछ नहीं है इसमें, देखो क्लासिकल थ्योरी होती है उसके अनुसार सर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक समान रूप से आवेशित गोले के समान भी मान सकते हैं, आवेशित गोले
के समान मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आवेश का वितरण किया जाता है तो एक समान रूप से किया जाएगा आवेश का वितरण। जो इसको हम एक समान रूप से आवेशित गोले के समान मान सकते हैं, जिसके ऊपर आवेश का मान क्या होता है, आवेश Q बराबर क्या होगा आपके, या E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन में एक समान रूप से आवेश वितरण करने में किया गया कार्य U किसके बराबर होगा, 3/5 1/4πε0। Q की जगह पे अब आप क्या लिख सकते हो, E², ठीक है, अपॉन RE लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो आपको उसकी एनर्जी पता चलेगी। अब देखो इसको किस तरीके से इसका इस फॉर्मूले का यूज करें कि ताकि हमें क्या मिल जाए, RE का मान निकल जाए, क्योंकि आपके पास ऊर्जा का तो पता नहीं है कि कितनी ऊर्जा आपने खर्च की उसको एक समान रूप से वितरित करने के लिए। तो आपको मालूम हो तो आपने आइंस्टीन के अपेक्षता या फिर रिलेटिविटी का नियम पढ़ा था, उसमें अगर किसी भी पार्टिकल के रेस्ट मास के बारे में मालूम हो तो हम उसकी एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन की अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन का स्थिर अवस्था में द्रव्यमान कितना हो, m0 हो, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, U बराबर m0 c²। अब यहाँ पे ये m0 क्या है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास है, स्थिर अवस्था में ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो उस कंडीशन में देखो अब इन दोनों फॉर्मूलों का हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इनका आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2, तो उस कंडीशन में m0 c² इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा, 3/5 × 1/4πε0E²/R, ठीक है। यहां से RE बराबर क्या आ जाएगा आपके, RE इक्वल्स टू 3/5 × 1/4πε0E²/m0c², ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9.1 × 10⁻9 × 10⁹ के बराबर, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर, m0 किसके बराबर 9.1 × 10⁻⁻31 और c² का मान क्या लिखोगे आप, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जब वैल्यू सारी पुट करोगे तो उस कंडीशन में जो ये रेडियस है कैलकुलेशन के दौरान, ये रेडियस जो आएगी वो क्या आएगी, 2.6 × 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 2.6 थर्मीमीटर के बराबर होती है। ये इसमें ध्यान रखना है, जो कि ये रेडियस जो निकली है आपने कैसी रेडियस है, ये क्लासिकली जो आपने रेडियस निकाली उसका मान क्या होगा, 2.6 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसके बाद में जो आता है आपके इसके अंदर
जैसे आप द्विध्रुव पढ़ते हो, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे हो, तो उनमें आप क्या निकाले हो, पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो जिस प्रकार से आप इस द्विध्रुव या इस यूनिट के अंदर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसी आवेशों के कारण, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करने की भी क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, तो अभी जो है एक जो पोटेंशियल है उसकी कंडीशन तो अपन आज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन बताऊंगा, पर पोटेंशियल वाली कंडीशन जो है वो आपको थ्योरेटिकल याद रखनी है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो कंडीशन होती है, किसी भी माध्यम में आप चले जाओ या फिर दो माध्यमों का युग्मन है जो कि एक किसी परत से विभाजित है, तो उस कंडीशन में उनकी परतों के से अगर कोई भी तरंग इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पहले माध्यम के ऊपर और दूसरे माध्यम में उनके मान में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडीशन होती है उनके प्रूफ के ऊपर तो कभी कभार 7.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अंदर क्या है, वो पोटेंशियल की जो 5 शर्तें है वो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकली उनका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है ना, तो देखो टोटली आपके पास में क्या है, दो चीजें पढ़ते हो आप, एक तो आवेश, किसी भी आवेश वितरण के कारण या द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर क्या निकालते हो, पोटेंशियल निकालते हो। तो पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके क्या होते हैं, उसको ज्ञात करने या उसको किसी क्षेत्र में ज्ञात करने के लिए आपके पास में क्या होती है, कुछ कंडीशन या कुछ शर्तें होती है। अगर वो उन शर्तों का पालन करता है तभी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो विद्युत विभव वह क्षेत्र के लिए, विभव वह क्षेत्र के लिए सीमांत शर्तें, मतलब जो लिमिटेड कंडीशंस जो है वो हमें क्या होनी चाहिए, इनके लिए दोनों के लिए हमें वो क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जैसे देखो आप नॉर्मली आप देखते हो चालक, चालकों में क्या होता है, चालक में आपको मालूम हो तो Q का मान हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी आपने अगर मेटल लिया है तो उस मेटल के अंदर आप देखोगे जितना धनात्मक आवेश होता है उतना उतना उसमें क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, उसके कारण Q का मान उसमें क्या होता है, टोटली 0 होगा। Q का मान 0 होने की वजह से रॉ का मान भी क्या हो गया, 0। जब रॉ का मान 0 हो गया तो उस कंडीशन के अंदर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या हो जाएगा, आपके 0, क्योंकि आवेश 0 है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया। दूसरा आप एक रिलेशन जो पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, ये रिलेशन होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से ये अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का मान क्या है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल के लिए जो कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वो क्या होगी, कि मेटल जो होगा उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो क्या होगा, 0, क्योंकि उसके अंदर आवेश का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। आवेश का मान 0 होने के कारण एक समान रूप से गोलीय रूप में हो, भले कैसे ही रूप में हो, अगर हमने उसके एकांक आयतन के अंदर आवेश का वितरण किया है तो उस कंडीशन में टोटल आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व का मान 0 होगा। तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि चालकों में क्या होता है, चालकों में विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या होता है, मान 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान क्या होता है, हमेशा मान नियत होता है, नियत या फिर यहाँ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अब आती है आपके इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग है तो दोनों की कंडीशन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। मालूम हो तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है।
तो इस वजह से दोनों की शर्तें भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे शर्तें, पोटेंशियल के लिए। ठीक है, अब देखो विभव के लिए शर्त है, ठीक है। पहली कंडीशन ये कि विभव के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि किसी भी फील्ड के अंदर आपने अगर एक बार पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लिया, आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है उस फील्ड के अंदर आपने एक बार किसी भी प्रकार से आपने अगर पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लिया, तो वो पोटेंशियल उस फील्ड के लिए हमेशा क्या रहेगा, सतत रहेगा या कंटिन्यूअस रहेगा। मतलब कंटिन्यूअस उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जानना मतलब डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी के अंदर तो अंतर इतना से होता है, कंटिन्यूअस तो एक समान रूप से वो वैल्यू चलती रहती है। डिसकंटिन्यूटी कब आती है, जब उसकी वैल्यू या तो जीरो हो जाए या कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, तो उस समय क्या आ जाएगी आपके उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो पहली कंडीशन इसके अंदर ये ध्यान रखना कि किसी भी क्षेत्र में विभव का मान क्या रहता है, एक बार आपने जो ज्ञात कर लिया वह विभव का मान सदैव क्या रहता है, सतत होना चाहिए, वो परिवर्तनशील नहीं होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए पोटेंशियल की, एकल मानी वैल्यू होनी चाहिए। एकल मानी बोलो तो इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल वैल्यूड। ये कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड से अपन ये कह सकते हैं इसका मान कैसा हो सकता है, अद्वितीय मान भी हम कह सकते हैं। अद्वितीय के अंदर आपको यूनिक बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब किसी एक बिंदु के ऊपर आपने अगर वैल्यू ज्ञात की पहले पोटेंशियल की, तो वहां पे V1 आई, फिर आपने कुछ समय बाद में फिर और इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात की V2, तो ये दोनों ही की वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू है ना इस बिंदु के ऊपर हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, अद्वितीय रहेगी, यूनिक वैल्यू होगी, वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होगी। अभी आप देखोगे ना इस यूनिट के अंदर एक आपके अद्वितीय प्रमेय भी आएगी, उस अद्वितीय प्रमेय से आपके क्या हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा कि इसी एक बिंदु में किसी फील्ड के ऊपर निकाला गया पोटेंशियल का मान हमेशा कैसा होता है, अद्वितीय या फिर एकल मान्य होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज ये कि आपने अगर एक बार पोटेंशियल ज्ञात कर लिया ना, तो वो पोटेंशियल जो होगा वो कौन से, लाप्लास तथा पॉइसन समीकरण का क्या करता है, को संतुष्ट करता है, पालन करता है या संतुष्ट करता है। क्या थी लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन से पहले आप लिख लो पॉइसन इक्वेशन, डेल स्क्वायर वी बराबर क्या था, माइनस के रॉ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा डेल स्क्वायर वी बराबर 0। ये इक्वेशन थी। मतलब इन इक्वेशन का भी वो पोटेंशियल क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, इन इक्वेशन को भी वो क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। जब आप पोटेंशियल का मान रख के सॉल्व करोगे तो इसका मान इसके बराबर या फिर उसका मान किसके बराबर हो, जब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश घनत्व तो नहीं हो तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ कंडीशन है चालकों की। चालकों में पोटेंशियल क्या होता है, में विभव क्या होता है, नियत होता है, ये ध्यान रखना। ये अभी मैंने प्रूव भी करके बता दिया। ठीक है, लास्ट है, अगर आप जिस पृष्ठ के ऊपर पोटेंशियल का मान ज्ञात कर रहे हो उससे आप अनंत दूरी पे चले जाओगे, तो अनंत दूरी के ऊपर v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लिख देना। जब दूरी क्या हो जाती है, जब दूरी अनंत हो तो विभव का मान क्या होता है, मान 0 होता है। ये इसमें ध्यान। ठीक है, इसके आगे की जो एक कंडीशन है, ये तो पोटेंशियल की 5 कंडीशन थी, अब बची है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कंडीशन तो सिर्फ 2 ही है, पर वो दोनों कंडीशन के प्रूफ के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उनका प्रूफ भी आना चाहिए।
ठीक है ना। सीधा सीधा कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ऐसे दे देगा, उस कंडीशन जो कंडीशन है उसकी थ्योरी कथन के रूप में ऊपर लिख देगा, सिद्ध कीजिए कि ये इस प्रकार से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो आपको क्या कथन तो पता हो गया, और अब आपको उसका क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी वाला आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे।